तो नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम ये भी मुद्दा में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात होगी आदिवासियों के पलायन की। समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त ज़मीनी हकीकत क्या है और साल दर साल ये समस्या विकराल क्यों होती जा रही है, इसके पीछे के कारण क्या हैं और इसे दूर करने के लिए, इसे कम करने के लिए किस तरह के प्रयासों की ज़रूरत है। हमारे साथ तीन खास मेहमान जोड़ रहे हैं इस चर्चा में, जिनका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ मेरे सहयोगी और संवाददाता जिन्होंने इलाके का दौरा किया, श्याम सुंदर हैं। श्याम, स्वागत है आपका। प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव साहब हैं, जेएनयू में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। रवि जी, स्वागत है। और नंदिनी सुंदर हैं, प्रोफेसर डीयू से सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में। नंदिनी, आपको भी स्वागत है। शुरुआत में श्याम से आपसे करना चाहूँगा, जिन इलाकों का आपने दौरा किया, आदिवासियों में पलायन जो है ये किस तरीके से आपने देखा? ज़मीनी हकीकत कितनी कड़वी, या फिर मैं कहूँ कि जो आप कह रहे थे कि लगातार कारवां बढ़ता है और वापसी कम दिखती है? देखिए, जहाँ तक पलायन का मुद्दे का सवाल है, मुद्दा बहुत पुराना है। करीब 15-20 साल पहले भी मैं जब रिपोर्टिंग के लिए गया था तो वो मुद्दा वहाँ पर था, लेकिन कुछ नई बातें उसमें जुड़ी हैं। पहली बात यह है कि मनरेगा एक जो ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून जो बना था, उससे ये उम्मीद की गई थी कि उसके बाद ग्रामीण इलाकों से रोजगार की तलाश में पलायन कम होगा। और आदिवासी इलाकों में ख़ास बात यह है कि आप बेहतर ज़िंदगी की तलाश में बाहर नहीं जाते हैं, बल्कि अपने आप को जिंदा रखने की लड़ाई में आप बाहर जाते हैं। वो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, एक बेहतर ज़िंदगी का सपना लेकर बाहर नहीं जा रहा है, वो जिंदा रखने के लिए वो संघर्ष है। क्योंकि वहाँ पर वो जहाँ पर वो रहता है, जहाँ उसका गांव है, वहाँ पर कोई साधन नहीं है कि वो अपने आप को जिंदा रख सके। दूसरी खास बात यह है कि वो जहाँ पलायन करके जाता है वहाँ पर वो बसता नहीं है, वो वापस आता है। वो वहाँ पर उसका छोटा सा खेत है, खेती करना चाहता है, और वो जब बारिश का वक्त आता है तो वो वापस आ जाता है। क्योंकि बारिश पर ही उसकी पूरी खेती निर्भर है, इसलिए वो 3-4 महीने वहाँ रहता है और एक फसल ले पाता है। उसके बाद वो पूरे परिवार के साथ वापस पलायन कर जाता है। वो फिर गुजरात चला जाता है, महाराष्ट्र चला जाता है, दूसरे इलाकों में चला जाता है। एक और ख़ास बात जो हमने देखी, जो 15-20 साल पहले शायद उतनी नहीं थी, कि अब पहले वो खुद जाता था तलाश में, लेकिन अब वहाँ पर बाकायदा ठेकेदार हैं, एजेंट हैं, जिनको फ़ोन पर ऑर्डर मिल जाता है कि आप ईंट भट्टे पे 500 लोग चाहिए या 100 लोग चाहिए, और इस तरह से वो एडवांस बांट देता है, जो पूरी तरह से, एक तरह से अगर आप बॉन्डेड लेबर से जुड़े कानून की बात करें तो वो गैर कानूनी है। उनकी हालत जो है वो बंधुआ मजदूर जैसी है। तो ये मोटे तौर पर मैं संक्षेप में कह सकता हूँ कि ये फाइंडिंग है हमारी रिपोर्ट की, जो हम दौरे पर गए वहाँ पर। नंदिनी, आपने क्योंकि इस सेक्टर में काफ़ी कुछ देखा है, अध्ययन किया है, जो श्याम करे वाकई एक, मैं कहूँ कि मौसमी पलायन, और वो भी किसी भी अपने आर्थिक स्तर को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए। किस तरीके के हालात बदलते देखे हैं पिछले एक दशक में, अगर मैं कहूँ, और क्या सबसे बड़ा रीज़न आपको दिखता है इसके पीछे? सबसे बड़ा कारण तो यह है कि अभी तो खेती बहुत ख़राब हो गई है वहाँ। मतलब एक तो उनके जो प्लॉट है वो बहुत छोटे हो गए हैं, जो फ्रैगमेंटेशन हुआ है प्रॉपर्टी का। दूसरा, एग्रीकल्चर भी बहुत बुरी हालत में है। जिस तरह लोग नए नए बीज को लेने के लिए लोन लेते हैं या खाद को लेने के लिए लोन लेते हैं, उसमें भी मतलब पूरी तरह उनका कोई अपने सब्सिस्टेंस के लिए ही नहीं कर पाते और कर्ज में पड़ जाते हैं, तो वो भी एक कारण है। तीसरा हम देख रहे हैं कि जो आदिवासी इलाके में आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जो अभी जिस तरह जो जंग चल रहा है माओइस्टों के साथ सरकार का, तो उसके कारण भी लोग काफ़ी पलायन कर रहे हैं। तो ड्राउट भी है इस साल। ड्राउट तो हमेशा होता रहता है, पर ये सारे फैक्टर्स अलग अलग है जो लोगों को पुश करते हैं। दूसरी, जैसे आप कह रहे थे कि एजेंट भी बहुत वहाँ स्प्रेड हो गए हैं, काफ़ी लड़कियों को भी ट्रैफिक किया जा रहा है। एक तो सीजनल माइग्रेशन है, जैसे मिर्ची का कुली करना या कहीं ईंटा भट्टी पर काम करना, पर महिलाओं के साथ ये घरों में काम करना या सेक्सुअल वर्क के लिए ट्रैफिकिंग करना, वो भी बड़ी एक प्रॉब्लम है। रवि, आपके नज़रिए से, क्योंकि आपने इस पर किताबें भी लिखी हैं, काफ़ी रिसर्च किया आपने, 3-4 बड़े फैक्टर देखते हैं। जो श्याम कर रहे हैं कि रोजी रोटी की तलाश, दूसरा ये कि बदलते समय के साथ उनकी जीवन शैली तो बदली, लेकिन वो कोप अप नहीं कर पा रहे, या फिर वहाँ पर जो सिस्टम था उनके पास, जो प्राकृतिक संसाधन थे, वो उनके हाथ से छूटते चले गए, या फिर कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। आपकी नज़र में क्या और फैक्टर आपने वहाँ पर देखे हैं? देखिए, एक तो ये आदिवासियों को जो बहिर्गमन हो रहा है वो कम से कम लगभग 200 बरस पुराना है। क्योंकि 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश प्लांटर्स इनको बाहर ले गए, खदान में काम करने के लिए इनको बाहर जाना पड़ा। सेंट्रल इंडिया के जो आदिवासी थे वो
असम गए चाय बागानों में काम करने के लिए। तो एक पुराना इतिहास रहा है जिसमें इनको बाहर की जो अर्थव्यवस्था है उसमें इनको एक तरीके से मैं कहूँ तो जबरन इनको इनकॉर्पोरेट किया गया, अलग अलग साधनों, अलग अलग माध्यमों से इनको जबरन इनकॉर्पोरेट किया गया। और क्रमशः समय के साथ साथ इनके जो जीविकोपार्जन के जो साधन थे, जो स्थानीय साधन थे, मुख्य रूप से तो जंगल पर आधारित साधन रहे हैं या खेती का जो माध्यम है, ये कमज़ोर होता गया है। और विकास की जो पूरी प्रक्रिया रही है इसमें इनका बड़े पैमाने पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट में हमारे डिस्प्लेसमेंट की प्रक्रिया से एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान में जब जाके बसते हैं तो जीविकोपार्जन के जो साधन हैं वो पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो वहाँ भी और भी साधन कमज़ोर हो जाते हैं। तो बाहर की अर्थव्यवस्था की जो जकड़ है इनके ऊपर कि ये मजदूरी के तौर पर काम, मजदूर के तौर पर काम करें, किसी न किसी तरह से अपनी जीविका का अर्जन करें, तो एक ही साधन इनके पास रह जाता है कि ये अपने कुछ समय तो वापस आ जाएंगे। क्योंकि देखिए जो आदिवासी है सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से भिन्न है, उसको उस तरह से भी समझना पड़ेगा। तो पूरी तरह से वो अपने समाज से कट के भी नहीं रह पाता है। लेकिन आमतौर से ये उसको 7 महीने 8 महीने के लिए अपनी जीविका के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। और जैसा कि आपने बताया कि अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो एक पूरा एक तंत्र नीचे से लेके ऊपर तक बन गया है। जो ठेकेदारी का तंत्र है वो इसके माध्यम से वो काम करने जाता है। चाहे वो ईंट के पलायन में कुछ लोगों के लिए एक बिजनेस बन गया है, उसको एक बिजनेस के तौर पर, एक धंधे के तौर पर उन आदिवासियों का इस्तेमाल करते हैं। जी, और आप ये समझिए कि देखिए एक और बेहद मुनाफेदार उदाहरण के तौर पर दिल्ली में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जो बन रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इन बिल्डिंगों को बना रही हैं। इनमें काम करने के लिए वो संथाल आता है या उराव आते हैं यहाँ पर, उनको ठेकेदार लाते हैं और उन परिस्थितियों में लाते हैं जिनमें वो बंधक के समान होते हैं। बिल्कुल, हाँ, उनको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती है। तो जो मतलब ये पूरी जो प्रक्रिया है उसमें वो बिल्कुल आधार। लेकिन इसीलिए रवि जब सवाल ये खड़ा होता है, शाम हमने क्योंकि इलाके का दौरा किया, तमाम सरकारी स्कीम्स हमने देखी हैं पेपरों पर, हर बजट पे हम देखते हैं आदिवासियों के लिए या फिर ऐसे इलाकों के लिए पलायन को रोकने के लिए आंकड़े बताते हैं कि पलायन इतने फीसदी कम हो रहा है। क्यों उन इलाकों पर ये स्कीम तो मैं कहूँ दम तोड़ चुकी हैं या दम तोड़ती नजर आती? देखिए, जहाँ तक स्कीम्स का सवाल है, सबसे पहला सवाल तो ये है कि संविधान में जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं उनके लिए खास प्रावधान किए गए हैं, आदिवासियों को खास अधिकार संविधान देता है। उसके बाद कुछ कई कानून पास हुए, फॉरेस्ट राइट एक्ट पास हुआ, उसके बाद मिड डे मील की बात करें, जैसे मैंने कहा मनरेगा रोजगार की आप बात करें। लेकिन सवाल ये है कि मिड डे मील स्कीम आपने शुरू की कि बच्चे स्कूल जा सकें, लेकिन जिन इलाकों में, खासतौर पर मध्य प्रदेश के जिन इलाकों में हम गए, वहाँ पर पूरा परिवार पलायन कर जाता है। और जब पूरा परिवार पलायन कर जाता है तो निश्चित तौर पर मिड डे मील स्कीम जो है उसका जो फायदा मिलना चाहिए, या जो गर्भवती महिलाओं को या जो बच्चों में कुपोषण से जुड़ी हुई जो तमाम योजनाएं हैं वहाँ पर, आंगनवाड़ी हैं, लेकिन स्कूल भी बनाए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि बच्चे कितने दिन वहाँ स्कूल में जाते हैं। तो जितने दिन वो उनके माँ बाप वहाँ रहते हैं तो टीचर्स उनको बुलाते हैं और वो इस लालच में चले जाते हैं स्कूल के, कुछ दोपहर का खाना मिल जाएगा या बच्चे कुछ देर के लिए वहाँ खेल आएंगे। लेकिन मोटे तौर पर पलायन का जो सबसे बड़ा नुकसान है, और ये हैरानी वाली बात है और इस पर शायद काम करने की ज़रूरत है, कि जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून है उसमें पिछले दिनों जैसे हमने वहाँ पर लोकल लेवल पर जब डिस्कशन किया तो कई गांवों के सरपंच भी उसमें शामिल थे, आम आदिवासी शामिल थे। उनका ये कहना था कि इस तरह की शर्तें हैं कि पहले वो काम पूरा नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता है। फिर आम लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि 7 दिन रोजगार देंगे, 23 दिन आप महीने में बिठा के रखेंगे तो क्या खाएंगे, कहाँ से आएगा। तो उसमें, और जो बेरोजगारी भत्ते का सवाल है कि अगर आप काम नहीं दे पा रही है सरकार तो आप बेरोजगारी भत्ता आप उनको देना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो एक संगठन काम करता है उन्होंने बताया कि 6000 एप्लीकेशन बड़वानी जिले में 6 महीने से ज़्यादा से पेंडिंग है। तो जो योजनाएं बनी तो हैं, लेकिन अब जैसा कि रवि जी कह रहे थे कि उनकी अपनी एक कल्चर है, अपने जीने का अंदाज है। वो पहले हंटर गैदरर थे, आपने उनको किसान बनाया, किसान बने, उनके अपने जीने का अंदाज है, वो कल के लिए नहीं जोड़ता है, उसके कल्चर में वो नहीं है। तो वो सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा और उनको समझ के आपको योजना बनानी पड़ेगी। उसी तरह से मनरेगा, हमारा अनुभव ये कहता है कि अगर मनरेगा को आप ईमानदारी से लागू करेंगे, उसमें फंड्स देंगे तो शायद कुछ फर्क पड़े। नंदिनी, क्या सरकारों के लिए या फिर देश के नीति निर्धारकों के लिए ये जो मैं कहूँ कि पलायन है, ये कोई समस्या नहीं दिखती है, या फिर समस्या दिखती है लेकिन इसको सुधार या फिर इसको रोकने के लिए
वो मैं कहूँ कि गंभीर प्रयास आप देखती हैं उसकी कमी है? मुझे नहीं लगता कि यह सरकार के लिए समस्या है ही, क्योंकि सरकार चाहती है कि लोग गांव को छोड़कर शहर आ जाए। मतलब उन्होंने कई बार कही है कि आदिवासियों को अपनी जंगल, अपने घर छोड़कर शहर में आना चाहिए। ये पी चिदम्बरम ने कहा, ये मोदी सरकार ने कही है, ये तो सरकार की पॉलिसी ही है अर्बनाइजेशन। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार इसको प्रॉब्लम के रूप में देख रही है। और ख़ास तौर जिस लोग के लिए सरकार जिस तरह की नीतियाँ बनाई जा रही है, जैसे रवि जी ने कहा कि इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इंडिपेंडेंस से देखेंगे तो एक में से चार में से एक आदिवासी परिवार कभी ना कभी विस्थापित हुआ है। तो जब आपकी सारी पॉलिसी ऐसी है कि आप लोगों को विस्थापित करना चाहते हैं और उनको शहर में लेबर के रूप में लाना चाह रहे हैं, तो आप चाहते हैं जो पलायन हो रहा है वो तो आपकी पूरी स्कीम और पॉलिसी में है। इसमें प्रॉब्लम क्या है सरकार के लिए? रवि जी, तो वाकई क्योंकि ये तो चीप लेबर है ना, आपकी अर्बनाइजेशन के लिए चीप लेबर है, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए चीप लेबर है। आपको तो इन पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, आप बस इनको यूज़ करते रहते हैं और फेंकिए जब उनका ज़रूरत ख़त्म हो जाता है। क्या जिस औद्योगिक विकास की बात सरकारें करती हैं या सिस्टम करता है, उसके लिए वो चीप लेबर जिसकी बात नहीं कर रही हैं, ज़रूरत के लिहाज से नीतियाँ आप इस तरह बनाइए कि एक समाज, एक देश का एक बड़ा है, एक आमजन जो है उसको आप मजबूर कर दीजिए कि वो अपने घरों को छोड़ दे, आप मजबूर कर दीजिए कि वो दिहाड़ी लेबर के तौर पर काम करें। जी, थोड़ा सा मैं एम्फेसिस में डॉक्टर सुंदर से अलग कहना चाहूँगा। शहरों को बनाने के लिए, उद्योगों को बनाने के लिए तो इन आदिवासी मजदूरों की ज़रूरत है, लेकिन शहरीकरण की प्रक्रिया में इनका कोई हिस्सा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो आदिवासी हैं ये आसानी से कहीं शहरों में जाके बस सकते हैं या इनकी जो ज़िंदगी है या गुज़र बसर है तो आसान हो जाएगा अगर वो शहरों में, बल्कि उल्टा जो थोड़ा बहुत इनको रैन बसेरे की जगह अपने गांव में बनी हुई है, चाहे वो विस्थापित गांव हो या कुछ भी हो, शहरों में वो अब जगह नहीं। शहर इस मामले में बहुत मैं कहूँगा तो बाहरियों के प्रति और ख़ासतौर से गरीबों के प्रति अब उनका रवैया बहुत गरीब विरोधी हो गया है। तो बसना और मुश्किल होता जा रहा है, कहीं भी बसना, चाहे स्लम्स में बसना, झुग्गी झोपड़ी में बसना। तो इसलिए आप सर्कुलर माइग्रेशन देखते हैं, सीजनल माइग्रेशन देखते हैं। जब तक इनकी ज़रूरत होती है, चाहे वो विनिर्माण के स्थलों पर हो, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हो या ब्रिक किल्स में हो या खदानों में हो, तब तक ये जाते हैं, काम करते हैं। जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो ये अब वापस आ जाते हैं। कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। और ये क्रम असल में लगातार ये क्रम अगर आप देखें तो आज के जो मेरे अनुमान में इस समय 8 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि निरंतर यही कर रहे हैं कि अपने घरों से जाते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, वापस आते हैं। अब श्याम, सवाल ये उठता है कि किस तरह के कदमों की ज़रूरत है, क्योंकि आपने ज़मीनी हकीकत देखी है, उनका दर्द भी देखा है और शायद आप बेहतर समझा पाएंगे कि असल में किस तरीके से छोटा सा बदलाव करके एक बड़ा फ़र्क उस इलाके में उन लोगों के लिए किया जा सकता है। देखिए, जो रवि श्रीवास्तव कह रहे हैं और नंदिनी जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि पहले तो आपको अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी। कि अभी भी मैंने जैसे शुरू में कहा कि हमने जो सबसे पहली बात नोटिस की कि वो पलायन करके जहाँ जाते हैं रोज़गार की तलाश में, जीविका की तलाश में, वो वहाँ बसते नहीं हैं। वो ईंट भट्टों पे जा रहे हैं, वो टाइल की कंपनी में जा रहे हैं और वहाँ पॉलीथीन की एक झुग्गी बनाकर उसमें रहते हैं। बच्चा उनका वो एक पालना बनाने का उनका अपने एक स्टाइल है, उसमें वो लिटा देते हैं। और अगर सरकारी योजनाओं की अगर आप बात करें तो कायदे से जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पर भी उनको, चाहे आप खाद्य सुरक्षा की बात करें या पोषण की बात करें या महिलाओं के अधिकारों की बात करें, तो उसमें ये व्यवस्था है कि बाकायदा वो सारी सुविधाएं उनको वहाँ भी मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिलती हैं। तो निश्चित तौर पर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो महत्वपूर्ण कानून आपने पास किए, चाहे आप फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात करें, जो आपने नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात की, मान लीजिए जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर महुआ बहुत बड़ी तादाद में होता है, तो और जो ज़मीनों के पट्टे देने की आप बात की उसमें बहुत तकनीकी चीज़ें आपने उलझाई हुई हैं। और जिस तरह की पूरी अर्थव्यवस्था वहाँ पर जो बनाई गई है, ये बड़ी हैरानी की बात है कि जब मजदूर वहाँ मजदूरी करके वापस आता है तभी वहाँ के बाज़ारों में रौनक आती है। वहाँ का बस का धंधा करें, आप बाज़ारों का धंधा करें, सब कुछ उन आदिवासियों के बाहर से जो कमा के वो पैसा लाते हैं उससे चलता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो नीतियाँ हैं उनकी समीक्षा हो। और दूसरी बात ये है कि उन पर लगातार एक नज़र रखने की भी ज़रूरत है और उन मुद्दों को
मेन बहस में भी लाने की शायद ज़रूरत है। दिक्कत ये जो रवि जी कह रहे हैं कि उनकी ज़रूरत है मजदूरी के लिए, लेकिन शहरीकरण के लिए उनकी ज़रूरत नहीं है। तो निश्चित तौर पर वो उस पर शायद बहस की ज़रूरत है। कानून है, योजनाएं हैं। जी नन्ही, आपकी नज़र में क्या कदम आपको लगता है कि जो कम से कम सरकार इस सिस्टम को उठानी चाहिए? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो खेती की स्थिति है उसको सुधारना चाहिए। एक तो इरिगेशन भी बहुत कम है उन इलाकों में, जिसके पास ज़मीन भी है वो पानी के ऊपर निर्भर है और उसके लिए मतलब लोग तरसते हैं कि कुछ इरिगेशन का स्कीम हो। और जैसे कुछ ग्रेन बैंक्स, उस तरह मतलब कई चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ कोऑपरेटिव्स फॉर्म करना है, मतलब क्रेडिट होनी चाहिए। तो ऐसे कई एग्रीकल्चर के ऊपर जब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा और जब तक उनको विस्थापित करके फोकस किया जाएगा, मतलब शहरीकरण की बात अलग है क्योंकि मतलब सरकार नहीं चाहती कि वो मतलब शहरों में बसे और उनके लिए शहरों में जगह नहीं है। पर जैसे हम देख रहे हैं कि कई आदिवासी इलाकों में एक तो जंगल कट रहे हैं, वहाँ इंडस्ट्रीज़ आ रहे हैं, माइंस आ रहे हैं, कई चीज़। और जो जैसे आप रांची को देखें या जगदलपुर को देखें तो आसपास सारे जो नॉन ट्राइबल है उन्होंने ज़मीन खरीद लिया है और फिर वहाँ आदिवासी चेहरे भी बहुत कम दिखते हैं। तो मतलब पूरा उनका एरिया इंक्रोच हो रहा है, उनकी संस्कृति खत्म होती जा रही है। तो एक तरह उनके अधिकार भी छीन लिए, उनकी ज़मीन भी छीन ली, जंगल भी, हुनर भी। जी जी, एक बहुत छोटी सी बात जो मैंने नोटिस की वहाँ पर कि जैसे जो भी आदिवासियों या ग्रामीण इलाकों में या गरीबों के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं उस पर आमतौर पर एक है भ्रष्टाचार का हवाला देकर जनरली उन स्कीम्स को एक तरह से बदनाम कर दिया जाता है कि मनरेगा में भ्रष्टाचार है, आंगनवाड़ी में भ्रष्टाचार है। तो आप भ्रष्टाचार को दूर कीजिए, लेकिन उसके नाम पर आप फंड कटौती करने लगे, स्कीम को बंद करने लगे, उसको गैर ज़रूरी बताने लगे कि टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है। तो वो भी मुझे लगता है वो अप्रोच बदलने की ज़रूरत है कि आप मॉनिटरिंग करें। जो लोग वहाँ पर गैर सरकारी संस्थाएं हैं या प्रोफेसर रवि जैसे लोग जो काम कर रहे हैं स्टडीज, उनको आप विलेन ना मान लें कि ये हमेशा इनका काम ही ये है। ये भी एक अप्रोच है मेरे ख्याल से, उसको बदलने की ज़रूरत है। और जो भ्रष्टाचार के नाम पर आप फंड की कटौती करें या उन योजनाओं को बदनाम करें, उससे बेहतर ये होगा कि उनको कैसे ज़मीन पर लागू करें। बिल्कुल, ये बहुत अहम है। रवि जी, आपकी नज़र में सरकार तमाम स्कीम्स चला रही है और श्याम ने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कहा कि अगर वो कहीं पर शिफ्ट कर रहे हैं कुछ वक्त के लिए तो कम से कम उसका फ़ायदा उन्हें वहाँ पर भी मिलना चाहिए। इसके साथ साथ क्या जिस तरीके के नए हम स्कीम्स देख रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट या कहीं कुछ इस तरीके तमाम नए जुमले सामने आए हैं, नई स्कीमें सामने आ रही हैं, आपको लगता है कि इन स्कीमों में भी कहीं कोई जगह ऐसे लोगों के लिए या ऐसे इलाकों के लिए दिखती है? सर, मैं हो क्या रहा है कि कई बार जो स्कीमें आदिवासियों के नाम पर भी बनती हैं, उन स्कीमों पर भी बहुत जल्दी ही गैर आदिवासियों का या जो बाहरी वाणिज्यिक ताकतें हैं, कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, उनका इतनी तेज़ी से कब्ज़ा होता है कि पता भी नहीं चलता। मतलब इसके कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। NTFP का एक उदाहरण है। नाम के लिए NTFP आदिवासियों के कंट्रोल में होना चाहिए, उनके नियंत्रण में होना चाहिए, लेकिन जंगलों से जिस तेज़ी से NTFP का हाल के वर्षों में कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है कि जो एक बेस था आदिवासियों को कि NTFP इकट्ठा करके, हर्रे इकट्ठा करके, सफ़ेद मूसली इकट्ठा करके वो कंपनियों को बेचते थे, वो करीब करीब बिल्कुल ही बंद हो गया, ख़त्म हो गया। तो या इरिगेशन के नाम पर या कृषि के नाम पर जो स्कीमें बनती हैं, इतनी तेज़ी से उनको और उनके ऊपर काबिज़ होते हैं कि आदिवासी। और ये देखने की बात है, अगर हम SC/ST कमिश्नर की पहले की रिपोर्ट्स देखें या शेड्यूल ट्राइब कमीशन की हाल की अगर हम रिपोर्ट्स देखें तो बहुत सारी बातों को इसमें कहा गया है। जैसा कि श्याम जी ने कहा, मनरेगा जहाँ कायदे से लागू होता है या फूड सिक्योरिटी की जो स्कीम्स हैं, ग्रेन बैंक्स की पहले जो स्कीम्स थी जो डिसेंट्रलाइज स्तर पर लागू की गई, आदिवासियों को निश्चित रूप से जहाँ कायदे से वहाँ बहुत जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन होता था उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है, थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा है। लेकिन कुछ हमें लगता है कि जो एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए कि उनके पक्ष में कुछ काम हो, और ये काम विकेंद्रीकृत ढंग से ही हो सकता है, विकेंद्रीकृत को सपोर्ट किया जा सकता है। कृषि के लिए हो, उनके जो साधनों में उनका नियंत्रण होना चाहिए, जिसके ऊपर 80th अमेंडमेंट इतना पावरफुल अमेंडमेंट, इतना शक्तिशाली अमेंडमेंट है, लेकिन उसका फॉलो अप नहीं हो पाया है। एक आखिरी कमेंट के साथ में खत्म कर जाऊं नन्ही, वक्त की कमी है, क्या उनकी आवाज़ भी नहीं पहुंच पाती या फिर वो अपनी समस्याओं को लेकर उतने मुखर नहीं है जितनी आज के वक्त ज़रूरत है सत्ता तक या फिर सिस्टम तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए?
लोग तो अपने हालात से परिचित है, पर जब वो आवाज़ उठाते हैं तो उनको देशद्रोही बोला जाता है, उनको नक्सली बुलाया जाता है, उनके ऊपर बंदूक लगाई जाती है। तो अब लोग बोले भी कैसे? कोई तरीका नहीं बचता उनके पास। अब क्या करें? अब लोग कोर्ट में आते हैं तो फिर मतलब जैसे नियमगिरी के लोग इतने हिम्मत करके उन्होंने वेदांता के खिलाफ कोर्ट में आए। अब दोबारा उड़ीसा की सरकार उनके खिलाफ दोबारा ग्राम सभा करानी चाहती है। बस्तर के लोग आए थे सुप्रीम कोर्ट सलवाजुडूम के खिलाफ, अभी दोबारा सलवाजुडूम शुरू हो रहा है, वहाँ लोग पलायन कर रहे हैं क्योंकि रात में अपने घर में सो नहीं पाते क्योंकि इतनी डर है। मतलब लोग जाए, नर्मदा के लोग कोर्ट में आए थे, वहाँ भी तो अब बांध बिल्कुल, ये बढ़ती जा रही है। किस तरीके से एक बड़े इलाके में पलायन एक बड़ी समस्या है और वो भी अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, लेकिन अब तक सरकारों का रुख, ये सिस्टम का रुख उनकी तरफ नहीं गया है और वो जब आवाज़ उठाते हैं तो उन पर कई तरह के आरोप भी लगते हैं। हम एक बार फिर किसी एक ऐसे ही मुद्दे और एक ऐसे ही इलाके की समस्या के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे, लेकिन तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तीनों हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। वक्त ब्रेक का है, बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ।